नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और कड़क की बदकही में आज हम बात करेंगे एक बड़े और संवेदनशील मुद्दे की, क्योंकि ये मुद्दा एक विवाद का रूप ले चुका है और विवाद भी ऐसा कि इसमें धर्म के खिलाफ तो मुद्दा बना ही दिया है, लेकिन न्यायपालिका को भी घसीटा जा रहा है। और इस विवाद के अंतर्गत न्यायपालिका मैंने क्यों बोला, वो भी इसलिए क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट के जज जी.आर. स्वामी रंगनाथन के खिलाफ पहले जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उनको डीएमके के नेतृत्व में विपक्षी दलों के सांसदों ने एक ज्ञापन दिया कि उनके खिलाफ महाभियोग चलाया जाए, और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी एक ज्ञापन दे दिया और इसमें 107 सांसदों के साइन हैं। तो इस वजह से देखा जाए तो न्यायपालिका को घसीटा जा रहा है। लेकिन पूरा मामला क्या है, इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, और जिस तरह से एक जज के फैसले को लेकर महाभियोग चलाने की वकालत की जा रही है, एक मुहिम चलाई जा रही है, उसका असर देश की न्यायपालिका पर क्या पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और इसके साथ साथ सनातन के विरोध की आग को हवा भी इसी के नाम पर दी जा रही है। लेकिन सबसे पहले आरोप क्या है और इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। जो हिंदू समाज के लिए प्रकाश का प्रतीक माना जाता है कार्तिकेय दीपम, ये बड़ा पवित्र त्यौहार है, तमिलनाडु में मनाया जाता है और जहाँ मनाया जाता है मदुरई से 10 किलोमीटर की दूरी पर है थिरुपरन कुंद्रम। ये वो जगह है जहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी का मंदिर है। भगवान मुरुगन के जो 6 पवित्र मंदिर हैं उनमें से एक मंदिर, यानी कि 6 मंदिरों में से एक है, उसमें से एक इसको माना जाता है। और जो थिरुपरन कुंद्रम मंदिर है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये यहाँ की जो ऊपरी चोटी है, यानी कि जो प्राचीन दीपथुन स्तंभ है, यानी कि पत्थर का जो दीप स्तंभ है, वहाँ पर दीपक जलाने की जो परंपरा है, जो प्रथा है, उसे कार्तिकेय दीपम बोला जाता है। और करीब 6वीं शताब्दी का ये परंपरा, यानी कि जो मंदिर का निर्माण हुआ और जो परंपरा चली जा रही है, वो 6वीं शताब्दी से मनाई जा रही है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि हिंदू समाज के लिए प्रकाश के प्रतीक के तौर पर इसको माना जाता है और तमिल महीने की कार्तिकेय की पूर्णिमा के दिन ये मनाया जाता है और भगवान जो मुरुगन हैं उनकी जयंती के तौर पर इस त्यौहार को मनाया जाता है, यानी 6वीं शताब्दी। लेकिन विवाद कब से शुरू हुआ? 17वीं शताब्दी में सिकंदर बदुशाह दरगाह का निर्माण किया गया। उसके बाद एक तबके का, यानी कि मुस्लिम तबके का विरोध है कि यहाँ पर इस तरह से दीपक नहीं जलाया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी दरगाह भी यहाँ पर मौजूद है। तो अंतर आप खुद देख सकते हैं कि 6वीं शताब्दी से जो परंपरा चली आ रही है और उसके 11वीं शताब्दी के बाद 17वीं शताब्दी में दरगाह का निर्माण होता है और उसके बाद विवाद की शुरुआत होती है। लेकिन इस विवाद को हवा कौन देता है? द्रविड़ आंदोलन, आपको याद होगा, द्रविड़ आंदोलन शुरू हुआ, नाम दिया गया ब्राह्मणवादी सोच, और जो हिंदुओं की जो परंपराएं उनको कुरीतियों का नाम देकर, हो सकता है कई सारी कुरीतियां उस वक्त रही होंगी, उनमें उनके खिलाफ एक आवाज़ उठाई गई होगी। लेकिन वो जिस तरह से आंदोलन शुरू हुआ और आज तक उसके नाम पर किस तरह से सनातन धर्म को कुचला जाता है, किस तरह से उनकी परंपराओं को दबाया जाता है, बंद कराया जाता है, ये भी किसी से अछूता नहीं है। हालांकि 1937 में इसी तरह का जब आंदोलन शुरू हुआ, उस पर भी मैं आऊँगा कि 1937 में क्या हुआ या 1965 में किस तरह से चीज़ें शुरू हुई, वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन जो विवाद शुरू हुआ, जो मैं पृष्ठभूमि बता रहा हूँ, ये माहौल बनाया गया कि जो दरगाह है, यानी कि जो धार्मिक भावनाएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए वहाँ पर जो परंपरा दीपक जलाने की आई है, वहाँ पर उस परंपरा को बंद किया जाना चाहिए। इसके खिलाफ जो उस मंदिर के जो अनुयायी थे, जो भक्त थे, वो कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए फैसला दिया कि जो परंपरा सदियों से चली आ रही है, उस परंपरा को बनाए रखना चाहिए, यानी कि वहाँ पर दीपक जलाने की अनुमति प्रदान की गई हाई कोर्ट के जज के द्वारा, जी.आर. स्वामीनाथन के द्वारा। और उसी के खिलाफ वहाँ पर जो प्रशासन था, उसने कोर्ट के फैसले के खिलाफ वहाँ पर वहाँ पर जो भी विशेष जो कह सकते हैं कि निषेधाज्ञा लागू कर दी गई और वहाँ पर 5 लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी गई। हालांकि इसको तुरंत कोर्ट में ले जाया गया, कोर्ट ने उस याचिका को स्वीकार किया और माना कि कोर्ट की अवमानना है। जब कोर्ट ने वहाँ पर दीपक जलाने की अनुमति दी है
तो प्रशासन के अधिकारी उसको कैसे रोक सकते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट के जज ने वहाँ पर CISF के जवानों की संरक्षण में वहाँ पर कुछ लोगों को जाने की अनुमति दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी उस परंपरा को जारी नहीं रखा गया और प्रशासन और सरकार के विरोध के बाद, यानी कि उनके निर्देशों के बावजूद वहाँ प्रशासन ने वो किया जो नहीं होना चाहिए था, यानी कि हाईकोर्ट के निर्देशों की साफ तौर पर अवहेलना की। विवाद यहाँ से शुरू होता है कि क्योंकि अब सरकार के लोगों का मानना है, DMK पार्टी के लोगों का मानना है कि जो जज का जो फैसला है वो धर्मनिरपेक्षता को ध्यान में रखकर नहीं किया गया, संविधान के खिलाफ है। हालांकि जो जज का जजमेंट है वो साफ तौर पर उसमें एक एक शब्द, एक एक जो फैसला लिखा गया है वो साफ तौर पर बताता है कि किस तरह से कानून के तहत ये फैसला लिया गया और जो सदियों से जो परंपरा चली आ रही है और जो धार्मिक भावनाएं उनके सम्मान के तहत ये फैसला लिया गया है। तो लेकिन इसमें और भी कुछ चौंकाने वाली चीज़ें वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसमें 107 सांसदों ने अब उस प्रस्ताव पर महाभियोग चलाने के लिए प्रस्ताव दिया है। हालांकि महाभियोग टेक्निकली किसी जज के खिलाफ चलाया नहीं जा सकता, महाभियोग शब्द का प्रयोग कहीं नहीं है, लेकिन आमतौर पर इसे आम बोलचाल की भाषा में महाभियोग बोला जाता है। और जब महाभियोग चलाया जाता है जो जज के खिलाफ जाता है तो इसमें एक संसद में प्रस्ताव दिया जाता है, लोकसभा में 100 सांसदों का और राज्यसभा में 50 सांसदों का। और उसके अलावा जब वो प्रस्ताव मंजूर होता है, स्पीकर और जो सभापति होते हैं राज्यसभा में वो उनके ऊपर होता है कि वो उस प्रस्ताव को स्वीकार करें ना करें। और अगर स्वीकार होता है तो 3 सदस्यीय एक कमेटी बनाई जाती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उसमें किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, और एक लीगल ओपिनियन के लिए जो वरिष्ठ अधिवक्ता या वरिष्ठ जो विशेषज्ञ होते हैं उनको इसमें रखा जाता है। हालांकि ये तो प्रक्रिया है, लेकिन DMK का आरोप है कि धर्मनिरपेक्षता का और मुस्लिम जो भावना है उनका ध्यान नहीं रखा गया। तो सवाल यहीं से उठता है कि क्या हिंदू भावनाओं की कोई कद्र नहीं है? जो छठवीं शताब्दी से जो परंपरा चली आ रही है उसकी कोई कद्र नहीं है? क्या द्रविड़ आंदोलन जो उस वक्त शुरू हुआ, क्या उसकी आड़ में अभी भी सरकार इसी तरह से दमन की नीति अपनाती आएगी? और क्या राजनीति करने का मकसद न्यायपालिका पर दबाव डालना नहीं है? क्योंकि अगर आपको फैसले से आपत्ति है तो आप सुप्रीम कोर्ट में या डबल सदस्यीय बेंच है उसमें जाकर अपील क्यों नहीं आप दाखिल कर रहे? ये अगर किसी जज के फैसले से आपत्ति है तो उसे ऊपरी कोर्ट में हमेशा से चैलेंज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो राजनीति की जा रही है। और राजनीति क्यों, इसका भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि तमिलनाडु में अब से कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से सनातन विरोधी आग को हवा देने का काम इस योजना के तहत, इस मकसद के तहत किया जा रहा है। इस तरह के भी आरोप वहाँ पर DMK पर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि DMK हमेशा माना जाता है कि द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत से DMK की उपज हुई है। जो हिंदू आस्थाओं पर प्रहार करने के लिए द्रविड़ आंदोलन को जाना जाता है। और करुणानिधि जो इसके पहले और सालों साल तक जो मुख्यमंत्री रहे, 1965 में भी उन्होंने हिंदी को जब सरकारी भाषा बनाने का फैसला लिया गया तो उसके खिलाफ किस तरह से पूरे राज्य में आंदोलन चलाया, रेल को रोका गया, 1-2 लोगों की उसमें मौत भी हुई थी, लेकिन उसके बाद वो बड़ा चेहरा बनकर उभरे। अब उनके बेटे MK स्टालिन कमान संभाल रहे, तो उनको लगता है कि एक बार फिर से सनातन का और उनके जो अनुयायी जो भक्त हैं उनका विरोध करके अपने आंदोलन को, अपनी पार्टी की साख को बचाया जा सकता है और राजनीति में उसका आने वाले चुनावों में उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, यानी कि राजनीतिकरण किया जा सकता है। और चाहे इसके लिए कोर्ट पर ही क्यों ना आरोप लगा दिया जाए, जस्टिस पर ही क्यों ना आरोप लगा दिया जाए। ये किसका एक पहलू है। लेकिन इसमें दूसरा चौंकाने वाला तथ्य ये है कि DMK का साथ कांग्रेस, और उसमें भी जो अभी इंडिया गठबंधन की सहयोगी है शिवसेना ने भी दिया। शिवसेना वही जो बाला साहब ठाकरे के नाम से जानी जाती है, और बाला साहब ठाकरे किस तरह से सनातन के लिए हमेशा कहते थे कि मैं जान भी देने के लिए तैयार हूँ, अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब उन्हीं के सांसद, यानी कि उनके बेटे पार्टी चला रहे हैं उद्धव ठाकरे, उनके ही पार्टी के सांसदों ने अब इस पर साइन किया है। तो क्या विरोध के लिए आप अपनी ही पार्टी के जो जिस मंत्र के साथ, जिस मूल उद्देश्य के साथ जिस पार्टी का जन्म हुआ है, क्या वह उसी के खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रही है? लेकिन इसमें इस पक्ष को भी नहीं भूलना चाहिए जो हिंदी का विरोध द्रविड़ DMK हमेशा से करती आई है। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अब काशी तमिल संगमम देख लीजिए या सौराष्ट्र तमिल संगमम देख लीजिए, ये वो चरण है जो धीरे धीरे जो खाई है उसको पाटने की कोशिश केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी
राजनीति के लिए अभी भी डीएमके उसी दिशा पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जिस दिशा में चलने के लिए वो जानी जाती है। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि खाइयों को पाटने की कोशिश की जानी चाहिए जैसे केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन डीएमके वो संदेश या वो जिस तरह से वातावरण बदल रहा है उसको मैं अपने को ढालने के लिए तैयार नहीं है, और वो अभी भी अपनी उसी पुरानी परिपाटी पर चलना चाहती है, चाहे इसके लिए सनातन का या और उससे भी एक कदम आगे बढ़कर अब न्यायपालिका का भी अपमान या न्यायपालिका पर भी राजनीति दबाव बनाने के लिए चाहे कितना भी जोर लगाना पड़े, वो उससे पीछे नहीं हटने वाली। यही मैसेज यहाँ पर डीएमके देती हुई दिखाई दे रही है।